नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें 10 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं और पीवी रामा शास्त्री को अपर पुलिस महानिरीक्षक विजिलेंस बनाया गया है। इसके अलावा लक्ष्मी सिंह को आईजी जोन लखनऊ नियुक्त किया गया है। तो ये बड़े फेरबदल हैं। यूपी में 10 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं और 10 अफसर हैं, ऐसे बड़े नाम हैं प्रदेश की प्रशासन के। तो 10 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं। पीवी रामा शास्त्री को अपर पुलिस महानिरीक्षक विजिलेंस बनाया गया है और लक्ष्मी सिंह को आईजी जोन लखनऊ नियुक्त किया गया है। तो देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लव अग्रवाल ने कोरोना के आंकड़ों पर देश को अपडेट किया। सो जस्ट टू हाईलाइट, हम लोग देख रहे हैं कि अब देश में 60,490 पीपल रिकवर हो गए हैं और उसके साथ ही जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह बढ़ते बढ़ते 11.42%, जबकि हमने सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया। थर्ड लॉकडाउन शुरू करने के समय पर वह बढ़कर 26.59% हुआ और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट, यानी कि जो कन्फर्म केसेस आए हैं उसमें कितने केसेस में डेथ रिकॉर्ड की गई है, उसमें भी हम पाते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट इज वन अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड और वह 3.3% से घटते हुए अब करीब 2.87% हो चुका है। कि आज कोविड-19 से खाली भारत ही नहीं पूरी दुनिया लड़ रही है, हर देश लड़ रहा है। हम लोग वायरस से इम्यून नहीं हैं और हम लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए भी हैं, बिल्कुल क्लोज नहीं हैं। उस सिचुएशन में जिस समय की सोशल मोबिलिटी और सारे प्रोसेसेस एक वर्ल्ड का एक पार्ट थे, उसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो पाते हैं कि अगर वर्ल्ड में 69.9 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं तो इंडिया में वह करीब 10.7 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं। हम इसको और अपने से संबंधित देशों से अगर कंपेयर करें तो यहां मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि यह कंपैरिजन केवल एब्सोल्यूट नंबर्स पर है, जबकि हम सबको पता है कि वेदर इट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और वेदर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दिस कंट्री, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है। देशों में 19.9%, 16.3% या 14.3% इस हाई रेट पर अगर केस फैटेलिटी ऑब्जर्व की गई है तो उसके मुकाबले इंडिया में एज लो एज 2.87% फैटेलिटी हमने नोट की है। इसी एनालिसिस को अगर हम देखें कि अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पर उसको नॉर्मलाइज करें तो पाते हैं कि जो हमारे यहाँ पर अगर वर्ल्ड में 4.5 केसेस डेथ जो है पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई हैं आज तक, तो इंडिया में वह करीब 0.3 डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है। जबकि उसके कंपैरिजन में और देशों से अगर हम कंपेयर करें तो पाते हैं कि एज हाई एज 81 डेथ पर लाख पॉपुलेशन भी कुछ देशों में रिपोर्ट हुई हैं। यहां यह पॉइंट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहूंगा कि अगर हमारे यहाँ लो डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है, लो केस फैटेलिटी है, तो उसका मुख्य कारण लॉकडाउन में ली गई हमारे जो प्रोसेसेस थे इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग कि हमारे लॉकडाउन के समय में सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट किया जाए, साथ ही कंटेनमेंट मेजर, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स के थ्रू हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें और इन कारणों से ही हम अपने देश में यह फैटेलिटी रेट या डेथ पर लाख पॉपुलेशन को रिलेटिवली दुनिया के मुकाबले काफी कम पाते हैं। इसको अगर हम दूसरे ढंग से एनालाइज करें तो जैसे कि अभी हमने पिछले ग्राफ में देखा है कि अगर बेल्जियम जैसे देश में 800 डेथ्स पर मिलियन अगर रिपोर्ट हुई हैं
तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इंडिया बहुत ही लोअर लेवल पर करीब 3.08 डेथ पर मिलियन वहां पर रिपोर्ट हुई है। और उसके साथ भी अगर हम इसको टाइमलाइन के बेसिस पर एनालिसिस करें तो देखते हैं कि हमारे यहां का रिलेटिवली फ्लैट और उसकी ट्रेजेक्ट्री में एक शार्प जंप, एक शार्प स्पाइक नहीं नोट किया गया है। आज जब हम लोग इस सिचुएशन में है कि हम लॉकडाउन 4 की बात करते हैं तो हमारे लिए क्या फोकस एरियाज है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग प्रिवेंशन पर और अर्ली केस डिटेक्शन पर फोकस करें। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी कहा है कि इंडिया की सक्सेस, भारत में जो भी हमें आज तक सक्सेस मिली है वह लोगों के द्वारा, लोगों के सपोर्ट से की गई लड़ाई के कारण मिली है। और उसके साथ ही हमें बिहेवियरल चेंज प्रिवेंशन के लिए लाने की और इसी एफर्ट को कंटिन्यू करने की आज बहुत जरूरत है। हमें जरूरत है कि जब तक कोई और वैक्सीन नहीं आती तो सोशल वैक्सीन के रूप में फिजिकल डिस्टेंसिंग को हम अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। साथ ही जब भी हम कभी पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स के रूप में हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंट एंड सैनिटेशन, यानी कि जो कि फ्रीक्वेंटली टच सर्फेसेज हैं उनको हम क्लीन रखें। और इन सब कार्यों को करते हुए हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हमारा जो भी बिहेवियर है वह कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, ताकि हम कोविड से अपने आप को बचा सकें। तो कोरोना पर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में कुल 197 नए मामले आए हैं और कुल सक्रिय मामले 2680 हैं। अभी तक 170 लोगों की जान गई है। कामगार में प्रदेश में कुल एक्टिव इन्फेक्शन की संख्या 2680 2680 और जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके उनकी संख्या है 3698 3698। अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश में 170 लोगों की मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड्स में इस समय 2816 लोगों को रखा गया है, जिनका उपचार विभिन्न चिकित्सालयों में अथवा चिकित्सा महाविद्यालयों में किया जा रहा है। जो हमारा त्रिस्तरीय एक स्ट्रक्चर है L1, L2, L3 का, उसमें इनका उपचार हो रहा है। और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 9768 लोग रखे गए हैं। कल 7725 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और 865 पूल टेस्ट किए गए, जिसमें 775 5-5 सैंपल के पूल और 90 10-10 सैंपल के पूल लगाए गए। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं इस प्रदेश में और अब तक हमारे राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से 35,932 लोगों को कॉल किया जा चुका है। यह कॉल उन लोगों को किया जाता है जिनका अलर्ट जनरेट होता है, जो किसी पॉजिटिव के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं और आरोग्य सेतु ऐप खुद ब खुद एक अलर्ट जनरेट करता है और वो उनका फोन नंबर बता देता है। हमारे पास आ जाता है कि ये लोग जो हैं इनका ये किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं, तो उनको फिर हम अपने स्टेट कंट्रोल रूम से हम लगातार उनको फोन करते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। 35,932 लोगों का अब तक हालचाल पूछा गया है, जिसमें 96 लोगों ने बताया कि वो संक्रमित हैं और इस समय चिकित्सालय में भर्ती हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। 47 लोगों ने बताया कि वो संक्रमित थे और उपचार के पश्चात उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है और 1223 लोग इस समय उनमें से क्वारंटाइन में हैं। सर्वेलेंस का कार्य हम लगातार कर रहे हैं और अब तक 12,054 इलाकों में, जिसमें 3,031 हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट जोन में और 9,023 नॉन हॉटस्पॉट एरिया में सर्वेक्षण का कार्य हुआ है, सर्वेलेंस का कार्य हुआ है। इसमें 91,869 टीम दिवस के माध्यम से 72,45,753 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 3,63,83,287 लोगों का सर्वेलेंस किया गया।
सर्वेलेंस के पश्चात जिनको लक्षण पाए जाते हैं या जिनमें भी किसी पॉजिटिव के कांटेक्ट में आने की बात सामने आती है, उनका परीक्षण करवाया जाता है, उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा जाता है और अगर वो संक्रमित होते हैं तो उनकी फिर चिकित्सा करवाई जाती है। जो हमारे प्रवासी कामगार लौट रहे हैं हमारे प्रदेश में अन्य प्रदेशों से, उनकी भी लगातार ट्रैकिंग की जा रही है और यह कार्य आशा वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा है। जो प्रवासी कामगार आ रहे हैं उनको सर्वप्रथम शेल्टर होम में ले जाकर के उनकी स्क्रीनिंग होती है और स्क्रीनिंग के पश्चात उनको खाद्यान्न का पैकेट देकर अगर वो लक्षण रहित हों तो 21 दिन के होम क्वारंटाइन में भेजा जाता है। अगर लक्षण हो तो उनका परीक्षण किया जाता है, अगर संक्रमण पाया गया तो अस्पताल में भर्ती होते हैं वो, अगर संक्रमण नहीं पाया गया तो भी उनको 1 सप्ताह तक रखकर उसके बाद पुनः जांच करके तब उनको होम क्वारंटाइन में 14 दिन के भेजा जाता है। तो जो लोग होम क्वारंटाइन में जाते हैं आशा वर्कर्स के द्वारा उनका हालचाल पूछा जाता है उनके घर जाकर के, और अभी तक 9,01,547 9,01,547 माइग्रेंट वर्कर्स का सर्वेक्षण आशा वर्कर्स के द्वारा किया गया है, जिसमें 926 लोग किसी न किसी लक्षण के साथ पाए गए और उनकी सूचना आशा वर्कर्स के द्वारा दी गई। इनके सैंपलिंग करके इनके टेस्टिंग का कार्य लगातार करवाया जा रहा है। जो हमारे डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स का सिस्टम शुरू हुआ वो बहुत ही सफलतापूर्वक, पूरा डिजिटल सिस्टम है उत्तर प्रदेश का और बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। कल हमारे प्रदेश में 2,827 पैसेंजर्स आए एयर से, जिसमें से 2,007 यहीं के रहने वाले थे, उनको 14 दिन के होम क्वारंटाइन में भेजा गया और ये सारा डेटा सब कुछ सारा का सारा ये इलेक्ट्रॉनिकली जो हमारा वेब लिंक है उससे हमारा कलेक्ट हो रहा है। 721 लोगों ने ये जानकारी दी उसमें अपने रजिस्ट्रेशन में कि वो वापस जाएंगे, उन्होंने भी अपनी जानकारी दी है, वो उनको क्वारंटाइन में नहीं भेजा गया, वो अपना कार्य करके वापस चले जाएंगे। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है और किसी को भी हो तो कृपया उसके प्रति मन में कोई दुर्भावना न लाएं, उसको तत्काल जांच करवाने के लिए प्रेरित करें, जांच करवा करके अपनी अगर उनमें संक्रमण है तो अपना इलाज करवाएं। जो व्यक्ति लक्षण आते ही तत्काल अपनी जांच करवा लेते हैं उन्हें कोई समस्या नहीं आती, वो बिल्कुल उपचारित होकर 2 सप्ताह में अपने घर चले जाते हैं। विभिन्न राज्यों से जो इच्छुक कामगार और श्रमिक आ रहे हैं वो हर प्रदेश को पत्र भेजा जाए और हर प्रदेश को मुख्य सचिव की ओर से आज ही पत्र जा रहा है, जिससे किसी भी प्रदेश से अगर कोई कामगार या श्रमिक आना चाह रहा है तो उसकी सूची ली जा सकती है। उन्होंने ये आदेश दिया है कि आज ही सभी प्रदेशों से संपर्क बनाकर इस कार्य को पूरा किया जाए। प्रदेश सरकार हर श्रमिक, हर कामगार को जो आने के लिए इच्छुक है उसको लाने के लिए, सकुशल लाने के लिए, सुरक्षित लाने के लिए, सम्मानजनक रूप से लाने के लिए कटिबद्ध है और इसी के लिए बसों की और निःशुल्क ट्रेन की व्यवस्था पूरे देश में की गई है। और इस क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि आज तक लगभग 1265 ट्रेनें जो है प्रदेश में लौट चुकी हैं। 1265 ट्रेनों में 17,728 लोग अब तक आज लगभग 2 बजे तक आ चुके हैं। आज भी लगभग 100 ट्रेनें जो है हमारे प्रदेश में आएंगी। आज भी काफी संख्या में ट्रेन विभिन्न राज्यों से आ रही हैं। जो अभी तक ट्रेन के आवागमन की स्थिति है, गुजरात से 457 ट्रेनें आ चुकी हैं, 457। महाराष्ट्र से 280 ट्रेनें आ चुकी हैं और आज महाराष्ट्र से 65 ट्रेनें जो है शुरू की जाएंगी। आज महाराष्ट्र से 65 ट्रेनें जो है तैयारी करके हमारे श्रमिकों को वहां से भेजा जाएगा। पंजाब से 204 ट्रेनें आ चुकी हैं, तेलंगाना से 23, कर्नाटक से 48, केरल से 10, आंध्र प्रदेश से 9, तमिलनाडु से 22, मध्य प्रदेश से 2, राजस्थान से 32, गोवा से 17, दिल्ली से 82 ट्रेनें आ चुकी हैं। हॉटस्पॉट के एरियाज में
1009 हॉटस्पॉट अभी हुए हैं, जो 533 थानों में है। 8,48,000 मकान इसमें निहित हैं। लगभग 48,95,000 लोग इसमें निहित हैं। इनको भी मजबूती से इन पर कार्य किया जा रहा है। कृषि उत्पादन आयुक्त के माध्यम से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में विशेष रूप से जो है प्रोविजन डिलीवरी, होम डिलीवरी की व्यवस्था की जा रही है और हॉटस्पॉट क्षेत्र में ही 164 सामुदायिक किचन जो है स्थापित किए गए हैं। राशन कार्डों के माध्यम से वितरण किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है किसी भी व्यक्ति का अगर राशन कार्ड प्रदेश में न हो तत्काल बनाया जाए और इसमें ग्राम स्तरीय कमिटीज को निर्देश उन्होंने दिया है। गेहूं क्रय अब 272 लाख क्विंटल का हो गया है और इसके साथ साथ जो है गेहूं समर्थन मूल्य पर काफी भारी मात्रा में खरीद हो गई है। जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है उनमें 1678 करोड़ रुपए की धनराशि तनख्वाह के रूप में बांट दी गई है और अब तक 1,000 रुपए की दर से कुल 32,98,000 लोगों को धनराशि लगभग 330 करोड़ के आसपास बांट दी गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लॉकडाउन के चारों चरण फेल रहे। कोविड वायरस, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं। मुझे थोड़ी घबराहट है क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें बताया गया था कि 21 दिन में बीमारी को हराया जाएगा। 60 दिन हुए हैं, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अस्पतालों से मेरी बात होती है, कहते हैं कि बीमारी बढ़ती जा रही है। सरकार का काम गवर्नेंस का होता है, हमारा काम ऑपोजिशन का है। हमारा काम सरकार पर प्रेशर डालने का है और अगर सरकार की दृष्टि कहीं नहीं जा रही है, कोई थ्रेट है जो सरकार को नहीं दिख रहा है या जिसको सरकार इग्नोर कर रही है, उसको हाईलाइट करना हमारा काम है। मैं जो फरवरी में कर रहा था मैं अभी भी वही कर रहा हूं। मैंने अपनी पोजीशन नहीं बदली है। मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है और आज भी मैं कह रहा हूं। और फरवरी जो मैं कहा था उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है। ये तो पहला चैप्टर भी शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप
इकोनॉमिक एक्शन लीजिए, आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए, आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। मेरा काम देश की जो निगाह है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको शेप करने का है। और मैं देश को और नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं कि आपने जो पैकेज में किया है उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। थोड़ी सी मेरी बातचीत जो डिसीजन मेकर्स हैं इनडायरेक्टली होती रहती है। उनकी व्यू है कि अगर हमने बहुत सारा पैसा गरीब लोगों को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, तो बाहर देशों में गलत इंप्रेशन चला जाएगा, हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति बाहर से नहीं बनती है, हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान के अंदर से बनती है। हिंदुस्तान की इमेज बाहर नहीं बनती है, हिंदुस्तान की इमेज हिंदुस्तान के अंदर बनती है। जब हिंदुस्तान मजबूत होता है, जब हिंदुस्तान की में शक्ति होती है, तो बाकी दुनिया देखती है, इमेज बनती है हमारी। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की रक्षा करने की जरूरत है। शक्ति की रक्षा कैसे करनी है? डायरेक्ट कैश एकदम 50% लोगों को महीने का 7,500 रुपए, सबसे गरीब मजदूरों को। यह हमारी शक्ति है, यह हमारी स्ट्रेंथ है, यह हमारा सोल है, आत्मा है। इसकी रक्षा करनी है। विदेश क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, अभी वो बाद में देखेंगे। तो राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया। करोड़ महिलाओं के खाते कोरोना के महामारी के आपदा के सामने लड़ रहा है। कांग्रेस ऐसे समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। आज की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी का उदाहरण है। और बयान भी जो दिया वो भी गलत था। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन लगा तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी। आज ये दर कम होकर 13 दिन लगते हैं डबल होने के लिए। ये भारत की सफलता है, सबकी सफलता है। और मुझे आश्चर्य होता है, जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हाय तौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया, पूरे देश भर में क्यों लगाया, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यानी जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। तो ये जो कांग्रेस की नीति है, ये दोगलापन है, ये पाखंड है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मन, स्पेन, इटली, ईरान, ब्राजील, दुनिया के बहुत सारे प्रमुख देशों में और चीन भी जिस तरह से नुकसान हुआ, उस तुलना में भारत का नुकसान कम रहा। इसके लिए पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही कि सही समय पर लॉकडाउन लगाया। लेकिन जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसा करती है उसका कांग्रेस विरोध करती है। यही कांग्रेस की दोगलापन की राजनीति है। उन्होंने और कहा, माइग्रेंट लेबर, अरे भाई, प्रवासी मजदूरों को 3,000 स्पेशल ट्रेन से 45 लाख मजदूरों को अपने घर सुरक्षित पहुंचाया भारतीय रेलवे ने। 3,000 रेलवे गाड़ियों से 45 लाख मजदूर अपने अपने घर लौट गए हैं। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। यूपी, कर्नाटक
भारतीय जनता पार्टी के दोनों राज्य है, उन्होंने तो कैश ट्रांसफर किया, जो भी मजदूर आता है उसको भी पैसा देते हैं। कांग्रेस की किस राज्य में दे रहे? मैं इस पर तू मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा का काल है। लेकिन कुछ भी बोलेंगे और देश सुनेगा, ऐसा अब नहीं रहा है। लोग झूठ नहीं सुनेंगे, झूठ पसंद नहीं करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, बार बार पैकेज की मांग कर रहे, 7,500 रुपये दे दो। अब गिनो जो मैं हिसाब बता रहा हूं। 80 करोड़ लोगों को जिनको फूड सिक्योरिटी लागू है, उनको 25 किलो चावल या गेहूं और 5 किलो दाल 5 महीने के लिए फ्री दिया है, फ्री। 10 करोड़ जो प्रवासी मजदूर है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको 10 किलो अनाज और 2 किलो दाल मुफ्त में दी गई है। 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500-500 रुपए महीने के 1,500 रुपए जमा हो गए हैं। 9 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए खाते में जमा हुए हैं। 8 करोड़ घरों में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिले हैं, माने 2-2 हजार रुपए मिले हैं। 3 करोड़ लोगों के खाते में, जो बुजुर्ग है, दिव्यांग है, उनके खाते में 1-1 हजार रुपए गया है। और 50 लाख रेवड़ी पटरी वालों के लिए 10-10 हजार रुपए देने की योजना तुरंत शुरू भी हो गई है। गिनो एक बार, आप 7,500 मांग रहे, इससे बहुत अधिक पैसा मोदी सरकार ने पहुंचा दिया है गरीब के जरूरत के अनुसार, और ज्यादा संख्या में पहुंचा है। और इसलिए इस तरह की राजनीति नकारात्मक होती है, जनता उसे पसंद नहीं करती। जबकि पूरा देश एक आवाज में बोलना चाहिए, तब कांग्रेस ऐसे सुर लगाती है। इसीलिए जनता से कांग्रेस कट गई है और आगे भी कटेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।